हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो अंतिम चरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में वो जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलन है उन पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब जो अंतिम चरण है और उस अंतिम चरण में जो जो प्रमुख घटनाएं घटी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही किस प्रकार से आखिरकार भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके ऊपर भी चर्चा हम आज करेंगे। तो भारतीय राजनीति में जो अ, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो भारतीय राजनीति में 1945 से और जो 42 तक का समय था वो एक निष्क्रिय राजनीति का समय रहा। क्योंकि इस समय जो देश के जो प्रमुख नेता थे वो या तो जेलों में बंद थे और जो दूसरे विश्व युद्ध के कारण सरकार भी उस क्षेत्र में बड़ी ही व्यस्त थी। अतः जो भी पूरे भारतवर्ष में जो छिटपुट घटनाओं के अतिरिक्त भारत में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना इस समय नहीं घटी थी। तो इसका अर्थ हम ये नहीं लगाते कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हो गया या रुक गया। क्योंकि इस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इस आंदोलन को एक सक्रिय रूप या स्वरूप प्रदान कर रहे थे। तो इसी कड़ी में जो मार्च 1942 में जो रास बिहारी बोस हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और औपचारिक रूप से सितंबर 1942 में इस फौज का गठन कर इसकी क्रियान्विति कर दी। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस 1942 में जब जापान चले गए तो पूर्व एशिया के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उनको सौंप दिया गया। तो 1943 में ही सुभाष ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी और उन्होंने यह भी घोषणा की कि वो जो अस्थायी सरकार है और जो INA है आज़ाद हिंद फौज को लेकर वो भारत जाएंगे और अंग्रेज़ों को बाहर निकालेंगे। इसलिए उन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया और साथ ही प्रमुख अपना एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष ने जापान के सहयोग से भारत पर आक्रमण की योजना बनाई और ब्रिटेन अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा उन्होंने एक तरीके से कर दी थी। लेकिन जब 1944 में जापान की युद्ध में हालत थोड़ी बिगड़ने लग गई तो जापान को बर्मा से हटना पड़ा। अतः सुभाष को रंगून छोड़ना पड़ा और अंग्रेज़ों ने फिर आज़ाद हिंद फौज पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली और उनके जो सैनिक या जो अधिकारी हैं उन पे मनमाने अत्याचार किए और गिरफ्तार कर उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया। तो जो बड़ा फेमस है कि वो दिल्ली में दिल्ली षड्यंत्र केस चला जिसमें INA की जो तीनों अधिकारी हैं शाहनवाज, ढिल्लो और जो सहगल उन पे मुकदमा चलाया गया। तो इस प्रकार की घटनाक्रम उस समय चल रहे थे और ऐसे ही समय में पूरे देश में जो ये INA जो केस है इसके खिलाफ जो सेना है उनमें बड़ा तीव्र आक्रोश था। तो उसी क्रम में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ 1946 में बम्बई में, तो उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से इस सैन्य विद्रोह को एक बड़ा रूप देना शुरू कर दिया था जिससे प्रजातीय भेदभाव फैला और यूरोपीय सैनिकों से कम वेतन मिलना, घटिया श्रेणी की भोजन व्यवस्था, ये ऐसे कुछ तात्कालिक कारण थे कि जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने आक्रोश बढ़ने लगा और उन्होंने इस नौसैनिक विद्रोह को अंजाम देना शुरू किया। तो सरकार के अत्याचारों एवं दमन से यह सैन्य विद्रोह काफ़ी तेज हो गया था और सैनिकों ने लगभग बड़े पैमाने पर हड़ताल कर दी और अन्य जो श्रमिक व जो समाजवादी संगठन हैं उन्होंने भी इनको पूरा अपना सहयोग प्रदान किया। और ये जब धीरे धीरे बढ़ने लगा अंतोगत्वा फरवरी 1946 में जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके आश्वासन पर सैनिकों ने बगावत समाप्त कर दी। लेकिन कुल मिलाकर जब इस प्रकार के संगठनों के माध्यम से जब आंदोलन और हड़तालें होने लगी तो अंग्रेजी हुकूमत को लगने लग गया कि उनकी जो हुकूमत है वो डगमगाती हुई उनको नज़र आने लगी। तो उन्होंने वापस से वही अपनी पुरानी चाल कि भारतीयों के साथ संवैधानिक समझौते के प्रयास होने चाहिए जो पहले प्रारंभ हो चुके थे समय समय पर, अब उन्होंने इसको तीव्र करना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में जब 1943 में जो लिनलिथगो थे उनकी जगह लॉर्ड वेवल को भारत के नए वायसराय बनाकर भेजा गया। तो जो लॉर्ड वेवल है उन्होंने एक आते ही संवैधानिक सुधारों के क्रम में एक प्लान दिया जिसको वेवल योजना 1945, और उसी समय इस योजना की क्रियान्विति के लिए या समझाने की दृष्टि से प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनका एक सम्मेलन आयोजित किया जिसे शिमला सम्मेलन 1945 कहा जाता है। तो इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग सहित अन्य सभी दलों ने लगभग भाग लिया था।
तो इसमें कुछ जो प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें जैसे सांप्रदायिक समस्या का निराकरण कर संवैधानिक गतिरोधों को हटाना, अर्थात जो उस समय मुस्लिम लीग की तरफ से जो सांप्रदायिक जो समस्याएं थी उनको तेज़ कर दिया गया, जैसे कि उनको एक पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में चाह थी कि हम पाकिस्तान का निर्माण करें, तो इस प्रकार की, तो उसको कम करना। और जैसे वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका नए तरीके से गठन करना, और वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अलावा जो सभी भारतीय सदस्य इसमें रखा जाना सुनिश्चित किया गया। और इसके और अन्य प्रस्तावों में विदेशी जो विभाग हैं वो भारतीयों को सौंप देना, लेकिन इसमें प्रमुख जो पद थे वो ब्रिटिश हुकूमत ने अपने ही पास रखना ठीक समझा। जैसे उन्होंने कहा कि भाई वायसराय के अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती इस प्रस्ताव में नहीं होगी, लेकिन यह भी आश्वासन दिया गया साथ कि विवेकहीन तरीकों से भी अपने अधिकारों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार का ये वेबल प्लान था, और जो शिमला सम्मेलन हुआ जिसमें इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन कुल मिलाकर जैसे जिन्ना की हठधर्मिता और जो वेबल है उनकी अदूरदर्शिता के कारण जो शिमला सम्मेलन है और वो वेबल योजना है वो एक तरीके से असफल साबित हुई। अब इसके बाद आगे की समय अनुसार जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी सत्ता में आई, और चर्चिल की जगह जो एटली है वो प्रधानमंत्री बने। और शुरू से ही जो लेबर पार्टी का दृष्टिकोण है वो भारत के प्रति थोड़ा उदार रहा है। तो भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द को अधिक नुकसान नहीं पहुँचे, इस दृष्टि से इस सरकार ने सत्ता में आते ही इस प्रकार का कार्य शुरू कर दिया था। तो महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी सरकार की स्थिति थोड़ी नाजुक बन चुकी थी कि वह किसी भी प्रकार भारतीयों को संतुष्ट कर अपना साम्राज्य बनाए रखना चाहती थी। और उसी समय जो समूचा जो भारत है और उस समय की जो घटनाएं हैं, चाहे वो नौसैनिक विद्रोह हो, लीग की कट्टरवादिता हो, अन्य जो श्रमिक और जो अन्य सामाजिक जो संगठन हैं उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन हो, तो अंग्रेजी हुकूमत इस प्रकार के संक्रमणकालीन दौर में भारतीय शासन तंत्र, सेना और पुलिस पर कभी भी निर्भर नहीं रह सकती थी। तो भारत की समस्या के समाधान के लिए आखिरकार जो प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन की घोषणा की। जो कैबिनेट मिशन वह मिशन है जिसके माध्यम से पहली बार यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत एक स्वाधीन राष्ट्र बनेगा, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा जो कि भारतीयों से मिलकर ही बनेगी। तो इस प्रकार की बात इस मिशन के माध्यम से कही गई, और इस मिशन का एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्रथम बार भारत के लिए स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया गया। और इसी मिशन योजना के आधार पर सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का भी निर्माण किया गया। और शुरू में लीग ने इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया, परंतु बाद में कुछ शर्तों के साथ जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इसमें स्वीकार होना कर लिया। और लेकिन संविधान सभा का बहिष्कार जारी रखा। इससे कांग्रेस व लीग के मध्य गतिरोध बढ़ता गया, और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से नहीं मानने पर देश का जो सांप्रदायिक माहौल है उसको मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से बिगाड़ कर रख दिया। तो इस समय में जो ब्रिटिश हुकूमत है उनको लगने लग गया कि अब हमारे पास भारत को जो फूट डालो राज करो की जो नीति है उसके आधार पर अब भारत को अपनी इसी स्थिति पर छोड़ दिया जाए और इसको बांट कर रख दिया जाए। और इसी की क्रियान्विति में जो एटली ने एक घोषणा की थी कि माउंटबेटन योजना, यानी माउंटबेटन नए वायसराय आए थे उनके आधार पर कि माउंटबेटन योजना जो 1947 है जिसका एक प्लान तैयार किया कि भारत का विभाजन किस प्रकार से होगा। तो इस योजना जो 3 जून 1947 को अमल में लाई गई उसके अनुसार भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया गया। हिंदुस्तान की जो संविधान सभा है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा जो अपने लिए संविधान तैयार करेगी। फिलहाल दोनों राज्यों को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, और जो देसी रियासत हैं उनको यह स्वतंत्रता होगी कि वो जिनके साथ मिलकर रहना चाहे वो रह सकती हैं या फिर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। और जो भारत व पाकिस्तान की सीमा है उसका निर्धारण करने से पूर्व जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश है
और जो असम के जो सिलेट ज़िले हैं उनमें जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिससे कि सीमाओं का निर्धारण सुनिश्चित हो सके कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था पंजाब व बंगाल के बारे में भी की गई थी। माउंटबेटन जो योजना है उसमें एक खास बात यह थी कि इसमें इस बात पर बल दिया गया कि जो सभी दल है वो इच्छा से इस योजना को अतिशीघ्र क्रियान्वित करें, ताकि वर्तमान में जो एक संक्रमणकालीन जो दौर है या अनिश्चितता का वातावरण है वो समाप्त हो जाए। तो इसी माउंटबेटन जो योजना है, इस योजना के आधार पर स्वतंत्रता की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार कि 15 अगस्त 1947 के बाद 2 स्वतंत्र डोमिनियनों का निर्माण का प्रावधान कर दिया जाएगा। और जो इन दोनों राज्यों की जो सीमाएं हैं वो सुनिश्चित करने के लिए एक सीमा आयोग जो रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाया गया, उसका गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि किस राज्य की सीमा कहाँ कहाँ होकर जाएगी। तो इस अधिनियम के अनुसार अंतोगत्वा जो 150 वर्षों की जो लड़ाई चली आ रही थी आज़ादी की, वो आखिरकार इस अधिनियम के माध्यम से उसकी एक औपचारिक घोषणा एक तरीके से हो गई थी, जिसके आधार पे 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त 1947 को ठीक रात 12 बजे भारत आखिरकार स्वतंत्र हुआ। उधर पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल थे वो लियाकत अली को पीएम बनाया गया था और भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो एक तरह से 150 वर्षों का जो कुशासन था या जो परतंत्रता थी वो इस दिन जब रात्रि 12 बजे सुबह हुई, 12 बजे के बाद जब लोगों ने, जब भारतीय वर्ष के जो नागरिक हैं उन्होंने जब अपनी आँख खोली तो एक स्वतंत्र देश के यानी भारत के रूप में अपनी पहचान के रूप में उन्होंने अपनी सुबह को नमस्कार किया। तो एक कठिन परिश्रम तथा त्याग के साथ प्राप्त की गई स्वतंत्रता के साथ सांप्रदायिक घृणा, कटुता तथा हिंसा का पैबंद भी इसके साथ लगा हुआ था, क्योंकि जिस ओर हम एक स्वतंत्रता की प्राप्ति कर रहे थे उसी ओर हमारे साथ ये जो कभी भर न सकने वाले ऐसे घाव थे जो हमें आज़ादी के साथ प्राप्त हुए। लेकिन आखिरकार हमने हमारे देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में या उसका निर्माण करने के लिए जो प्रयास हम कर रहे थे वो आखिर हमने हासिल कर लिया था। तो ये था अब तक का हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो है उसमें सारे तीनों चारों बड़े आंदोलन, उदारवादी राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद, गांधीवादी जो राष्ट्रवाद और अंतोगत्वा लास्ट में इनकी प्रयासों में या इनके क्रियान्वित के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कौन कौन से कदम उठाए और किन चरणों में हमें सफलता प्राप्त हुई, वो सारा हमने आखिरकार इसमें चर्चा कर ली है। तो ये दोस्तों आज आपका स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। अब इसमें आगे की जो टॉपिक में आपके भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।